वेलकम बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं जस्ट स्मार्ट लर्निंग हब के क्लास 10 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में। आज है हमारा डे 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं बोलूं कि यही क्वेश्चंस आने हैं। हाँ, बट ये क्वेश्चंस या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कभी कल को आप मुझे कहें कि सर आपने तो बोला था और आया नहीं बेटा, लेकिन मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनके आने के एग्जाम में पूरे पूरे चांस रहते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारी इस सीरीज का। हम जो आज का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, क्वेश्चन के आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे सारे। अमिता बाय सम बुक्स फॉर 1920। अमिता नाम की कोई बच्ची है, इसने बुक्स खरीदी 1920 रुपए की। इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 लेस। हम मान लेते हैं कि जो बच्ची थी अमिता, इसने कितनी बुक्स खरीदी? हम इन बुक्स को मान लेते हैं x। इसने 1920 में x बुक्स खरीदी। ठीक है, एक बुक की कीमत कितनी आई? 1920 बाय x। किसी को यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब ये कह रहा है इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर वो 1920 रुपए में ही x की जगह x से 4 बुक्स ज्यादा खरीद लेती। समझ रहे हो बात? इस केस में एक बुक की कीमत कितनी आएगी? वो कह रहे हैं अगर सेम रेट में वो 4 बुक्स और ज्यादा खरीद लेती, ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 लेस। हर बुक की कीमत उसको कितनी लेस पड़ती? 24 रुपए। ऐसे समझो, ये है केस 1, ये है केस 2। ये कह रहे हैं कि अगर पहले केस की जगह सेकंड केस से बुक खरीदती तो उसको कितने रुपए कम पड़ती? 24 रुपए। समझ आ गई बात? अब ऐसे ही क्वेश्चन बनती है। आपको एक बात और कहना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम में भी आपको यही करना है। बोर्ड एग्जाम की खासियत ये होती है क्वेश्चन हिंदी में दिया होता है। बेटा एटीट्यूड नहीं दिखाना, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत आसानी मिलेगी आपको। इक्वेशन मिल जाएगी 1920 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1920 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 24। यहां तक सबको समझ आया? यस सर। अब बच्चा क्या हम इस केस में इसका एलसीएम ले ले? यस सर, ले लो। 1920 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो 1920 को x से मल्टीप्लाई करो, नीचे इसके आ गया x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, उधर आ गया 24। मैं इसके बाद बेटा यहां ऊपर कर रहा हूं, ये हो गया 1920x प्लस 1920 इंटू 4 माइनस 1920x। पहली बात तो 1920x प्लस का और माइनस का आपस में कट गए। नीचे क्या बचा? x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 24। यानी 1920 इंटू 4 किसके बराबर बचा? 24 इंटू एक्स प्लस 4। काफी बच्चे पहले ही 1920 को 4 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, और जो मैं मना करता हूं। क्यों बेटा? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब चेक करो, क्या 1920 6 से कट सकता है? 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 0 एक नीचे तरह, आंसर आ गया 320। तो 320 किसके बराबर बचा? x इंटू एक्स प्लस 4, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 4x। यानी कि एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 320 किसके बराबर बचा? 0 के। यहां तक सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको बच्चा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मैंने आपको तरीका बताया था, a और c को मल्टीप्लाई करो। a यहां पे 1 है, c यहां पे 320 है। ठीक है, तो 320 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 320 आया। रूल ये होता है कि जो आपकी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आप a को और c को मल्टीप्लाई करो और b के फैक्टर्स के रूप में तोड़ने की कोशिश करो।
अब आपको पता है 320 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 320 के तुक्के मारो पहले तो। 320 को आप लिख सकते हो 32 इंटू 10, तो 32 और 10 में फर्क कितने का आया? हाँ जी, 32 और 10 में फर्क 22 का। बट आपको कितना डिफरेंस चाहिए? आपको डिफरेंस चाहिए 4x का, 4 का। 32 को आप और क्या तोड़ सकते हो? 32 को आप तोड़ सकते हो 16 इंटू 2 इंटू 20, या इसको लिख सकते हो 16 इंटू ये 16 इंटू 20। 16 और 20 में कितने का फर्क है? 4 का। आपको भी कितने का फर्क चाहिए? 4 का। तो बस हो गया काम। लिख लो एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 16x। बेटा 20x में से 16x गए कितने बचते हैं? 20x में से 16x गए माइनस 320 क्या हो गया? 0। x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 20। 16 कॉमन लोगे क्या बचेगा? x प्लस 20। बेटा अभी भी वैसे आप लोग 10th में हो गए हो, बट फिर भी गलती करते हो, थोड़ा ध्यान दिया करो। माइनस के 16x में से माइनस 16 बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा? प्लस का x। माइनस के 320 में से माइनस 16 बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा? प्लस का 20। तो बेटा ये हो गया x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 20। तो x माइनस 16 या तो 0 के बराबर है, या फिर x प्लस 20 0 के बराबर है। x या तो 16 के बराबर है, x या फिर माइनस 20 के बराबर है। कभी आपने इस धरती पे किसी इंसान को माइनस की 20 बुक्स खरीदते देखा है? माइनस की बुक्स नहीं खरीदी जा सकती, तो बुक्स कितनी होंगी? 16। ठीक है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये नॉट पॉसिबल है। देयरफॉर बुक्स कितनी आ गई? 16। अब होगा क्या, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, बोलेंगे डन हो गया, यहां पे आगे मुझे बोलेंगे सर मैं तो क्वेश्चन करके आया था, नंबर मिले नहीं। बेटा क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक? शुरुआत में एक किताब की कीमत कितनी थी? ये थी कि किताब की कीमत 1920 बाय x, यानी कि 1920 बाय 16 डिवाइड करके बताओ कितना आया? ये आएगा 120 रुपीज पर बुक। समझ आया सबको? बच्चों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ बच्चे आशा कर बच्चा मैं इरेज कर रहा हूं, जिसको डाउट है वो अपना वीडियो को पॉज करके देख सकता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर। एक ट्रेन एक सर्टेन एवरेज स्पीड पे ट्रेवल करती है, एक डिस्टेंस 132 किलोमीटर का। बेटा मान लेते हैं ट्रेन की जो स्पीड जिसपे वो ट्रेवल कर रही है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 132 किलोमीटर। एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। बेटे फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना ट्रेवल करती है? 140 किलोमीटर। स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर मोर देन द इनिशियल स्पीड, सॉरी चार ज्यादा स्पीड, तो x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी, अगर वो मान लो 4 घंटे पूरी जर्नी के लिए लेती है, टोटल टाइम 4 आवर्स। व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड? डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली। शुरू में स्पीड कितनी थी और बताओ अलग अलग टाइम कितना है इस डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको टोटल टाइम दिया, आप इक्वेशन को टाइम के फॉर्म में लिखोगे। बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले केस में क्या स्पीड है? 100 कितना डिस्टेंस है? 132, और स्पीड कितनी है? x। इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं जो बेटा ऊपर लिखा हुआ मैंने। ठीक है, इसमें कौन सा अगला क्या केस है? 140 किलोमीटर कितनी स्पीड से? x प्लस 4 की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लिया? 4 आवर। ईमानदारी से यही बता दो किस किस को समझ में नहीं आया। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बता सकता है। आप सबको समझ आ गया बच्चा? लक्ष्य बेटा
ये कह रहा है कि टाइम 1 प्लस टाइम 2 मिलके टोटल टाइम कितना लेता है 4 आवर्स। टाइम 1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस 1 बाय स्पीड 1। मैंने टाइम का फॉर्मूला आपको बता दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी बेटा। बेटा अगर ये साइंस का क्वेश्चन होता तो आप एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते। जब आपका पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, कोई भी पार्ट आपका मिनट में पहुंचे नहीं, तो आप मिनट में आप क्यों जाओगे। लक्ष्य आप शायद सो रहे हो, तभी आप मैथ्स के पढ़ाते पढ़ाते आप कंफ्यूज हो रहे हो कि साइंस का क्वेश्चन है कि मैथ्स का क्वेश्चन है। बेटा चुप करके बैठ जाओ। अब बेटा ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद इसको आपको पता है, इसको तोड़ मरोड़ के मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 132x प्लस 4 प्लस 140x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो पता ही है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ गया 4, ये आ गया 132x प्लस 132 इंटू 4 प्लस 140x किसके बराबर आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स भी रह गया, एक मिनट मैं यहां लिख दे रहा हूं x। बेटा 132 और 140 कितने हुए 272x प्लस 132 इंटू 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16x। यहां तक सबको समझ आया। अब सारी इक्वेशनों को, और 132 इंटू 4 किसके बराबर होगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, 528। बेटा ये हो गया 272x प्लस 528 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16x, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 272x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। खुशी बेटा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या परेशानी है। बेटा 272 में से 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 256x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब बेटा पूरी इक्वेशन में देखो, 4 के टेबल में 256 भी आता है, 4 के टेबल में 528 भी आता है। पूरे को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 4 है कॉमन ले लो, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 64x माइनस 132, ठीक है ना, वही बात हुई, हमने मल्टीप्लाई भी किया 528, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं नाम ही मल्टीप्लाई करता, यहां के मुझे 4 कॉमन लेना था। बेटा 4 कर रहा है, उधर 0 जाके उधर जाके 0 बन जाएगा। इक्वेशन क्या आई एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 132। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका बताया है, ए को और सी को मल्टीप्लाई कर लो। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, ए है 1, सी है माइनस के 132, तो ए सी कितना हुआ 1 इंटू माइनस के 132, ये आ गया 132। बेटा 132 को आपको कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखना है कि आपका आंसर बीच वाला हिस्सा 64 आ जाए। बेटा आप 132 कैसे आ सकता है, 64 इंटू 2, अगर आप 64 और 2 को जोड़ लो तो कितना आ जाता है, उल्टा बोल गया, सॉरी 66 इंटू 2, सॉरी बेटा 66 और 2 में फर्क कितने का है 64 का। आपका तो काम हो गया, बस एक्ट आप बेटा इसको लिख सकते हो माइनस के 66x प्लस के 2x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। इसमें से खुशी बेटा क्या कह रहे हो आप, पढ़ लो ध्यान से, ना आप खुद पढ़ रहे हो ना आप मनिंदर और वंदिता को पढ़ने दे रहे हो, सॉरी ये वंदिता को। x बाहर कॉमन ले लिया, माइनस 66 प्लस 2 बाहर कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 66, ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 66 इज इक्वल टू 0। बेटा या तो x 2 के बराबर हुआ या माइनस 2 के बराबर हुआ, या फिर x 66 के बराबर हुआ। अब बेटा तुम ही बताओ किसी की स्पीड माइनस में हो सकती है, तो इसका मतलब ये हो गया रिजेक्टेड, देयरफॉर x किसके बराबर आ गया
66। तो अब फिर मैं वही बोलता हूं बच्चे, यहाँ पे आंसर छोड़ के घर आके बोलते हमने तो सर क्वेश्चन किया था, हमारे नंबर नहीं आए। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आप इसके बाद लिखोगे देयरफॉर इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है। अब फिर कुछ बच्चे यहां पे आंसर छोड़ देंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। बेटा क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है, determine the time taken by the train to cover the distances separately। अकेले अकेले कितना कितना टाइम लिया, ये जो लिखा था T1 और T2। बेटा T1 किसके बराबर है 132 बाय x, यानी फिर 132 बाय 66 यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। टाइम 2 किसके बराबर है 140 बाय x प्लस 4 यानी कि 140 बाय 66 प्लस 4 यानी कि 140 बाय 70 यानी कि 2 आवर्स। आप आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपका सही आया कि नहीं आया। 2 और 2 कितने होते हैं 4। आपका टोटल टाइम 4 आवर्स आ गया। अगर ये 4 ना आता इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया था। सबको समझ आया? मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा। होप करता हूं बच्चा आप सबको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ आया वो वीडियो को पॉज करके पूरी वीडियो फिर से एक बार रिपीट कर सकता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बेटा मैं बार बार बोलता हूं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं। ये समझ लो सीबीएसई इतनी भली है एग्जामिनेशन बोर्ड है जो आपको पहले से बताती है कि 3 नंबर का तो √3 √2 वाला इरेशनल आना है। 3 नंबर में पक्का 99% चांस है, चाहे स्टैंडर्ड में चाहे बेसिक में, एक सर्कल की थ्योरम आनी है। 3 नंबर में या 4 नंबर में पक्का है गारंटेड एक थ्योरम ट्रायंगल की आनी है। पक्का है 3 या 4 नंबर में स्टैट्स आना है जिसमें मीन मीडियन मोड 3 ही फॉर्मूले हैं। तो सीबीएसई देखा कितनी अच्छी है, आपको मोटा मोटा 4 4 8 8 और 6 14, आपको 14 मार्क्स का तो पेपर पहले से बता रही है सीबीएसई। इससे अच्छा कोई बोर्ड हो सकता है? ठीक है ना। इसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से सुनना। थ्योरम आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये बोल रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये रही ट्राइंगल, इसकी किसी भी साइड से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी गई, मैंने ड्रॉ कर दी। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मान लेते हैं ट्राइंगल थी एबीसी, लाइन ड्रॉ की डीई जिसने इसकी एबी और एसी को काट दिया डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ठीक है ना, और ऊपर से लाइन क्या है पैरेलल, आप लिख सकते हो डी पैरेलल है किससे, बीसी से। देन प्रूव द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स भी सेम रेशियो में डिवाइड हुआ, यानी आपको प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एक मिनट बच्चा नवजीत, अब यहां तो बच्चा देख के समझ गए कौन सी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम। मैं बीपीटी थ्योरम यहां सॉल्व नहीं कराऊंगा, मेरे चैनल पे इससे पिछले 4-5 पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको बीपीटी थ्योरम की एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने अपनी पूरी एनर्जी यूज करके 18-19 मिनट सिर्फ और सिर्फ बीपीटी थ्योरम के लिए लगाए थे। तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम नहीं करेंगे, बेसिक सा बस फंडा बता दूंगा। आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल में आपको बच्चा ड्रॉ करने हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बच्चा जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे, मैं बड़ा ट्राइंगल बना दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। ये है डीई, ये है ए बी सी। आपको क्या करना है, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं 90 डिग्री वाले। ठीक है ना, इसको नाम देते हैं एमएन, और आपने बी और डी को ज्वाइन कर देना है। बेटा आपने क्या करना है, बस इसमें मेन चीज बच्चे क्या गलती कर देते हैं, अगर मैं ट्राइंगल में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए, हाइलाइटर चूज कर लिया, एक बार तो आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया लेना है, देखो इस वाले का। ठीक है ना, फिर से मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आपको और अच्छा समझ में आए, एक बार आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है ना, इनका रेशियो ले लेना है। जब इनका रेशियो ले रहे होंगे तब आपने क्या करना है, तब बेटा आपने जैसे अगर मैं बात करूं ट्राइंगल डीईसी, ठीक है, इसका मुझे एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट।
इसका बेस हो जाएगा ईसी, हाइट हो जाएगी डीएन। डीएन बेटा बाहर है, आपको मैंने थ्योरम बता देता हूं। ये मान लो किसी की हाइट है, जरूरी नहीं है ट्राइंगल उसके बाहर भी हो सकता है। देखो ट्राइंगल बाहर है, हाइट सॉरी जो हाइट है वो ट्राइंगल से बाहर है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई। इससे ज्यादा बीपीटी थ्योरम डिटेल में नहीं कराऊंगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बीपीटी थ्योरम अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। हम टाइम थोड़ा बचाएंगे बेटा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इरेज ऑल इंक। क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने 10 दोस्तों में पक्का इसको शेयर करेंगे और लाइक के साथ कमेंट भी करेंगे। आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये चीज जरूर कमेंट करें। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट O एंड ऑफ रेडियस 24 इज 73.12। बेटा फिर से वही बात कह रहा हूं, CBSE एक बहुत अच्छा बोर्ड है जो बच्चों को बहुत इजी क्वेश्चंस देता है, आप कर सकते हो। पता नहीं फिर भी बच्चे कैसे बोल देते हैं हम पास नहीं हो रहे, हम टॉप नहीं कर रहे। 80-80 नंबर लाएंगे जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बेटा मान लो द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB, बेटा सेक्टर है OACB, सर्कल का जिसका सेंटर O है, रेडियस 24 है। रेडियस कितना है? 24। पेरीमीटर सेक्टर का कितना है? 73.12। बेटा पेरीमीटर क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लो, अभी भी आधों को डाउट है। अगर तो मैं सर्कल का पेरीमीटर बोलता तो बेटा वो ये वाला हिस्सा होता, ठीक है ना। सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई, सॉरी ये गलत हो गया, 2 पाई आर। ये है सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, याद है सबको? अब अगर मैं बोलूं कि बच्चों सेक्टर का पेरीमीटर, बेटा ये है सेक्टर, इसका पेरीमीटर, कलर दूसरा ले लिया, एक मिनट, आप समझे? ये वाला, ठीक है। तो बच्चा इसका पेरीमीटर किस फॉर्मूले से आता है? मैंने क्या बताया था, सेक्टर का चाहे एरिया निकालना हो चाहे सरकमफ्रेंस निकालनी हो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर्मूला को? थीटा बाय 360 से। एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर से कर दो, पेरीमीटर निकालना है तो 2 पाई आर से कर दो। उससे तुम्हें क्या डिस्टेंस मिलेगा? अभी भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उससे बेटा तुम्हें मिलेगा ये वाला हिस्सा, इसमें तुम प्लस करोगे 2 रेडियस, ये वाले OA और OB। समझ आई बात? बेटा 2 से काटा ये आ गया 180 और ये किसके बराबर आ गया? 73.12 के। थीटा की वैल्यू हमें ढूंढनी है कि थीटा किसके बराबर है। समझ रहे हो बात? अब पाई, क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है कुछ पाई की वैल्यू कितनी लेनी है। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बस बेटा ये हो गया थीटा इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 24 डिवाइड बाय 180, 2 इंटू 24, 24 है ना रेडियस, ठीक है ना, किसके बराबर है? 73.12 के। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, क्या 24 के टेबल में 180 आता है? अब 12 से काट लो, 12 2 जा 24, 12 15 जा 180, ठीक है ना। अब इसमें आप और क्या कर सकते हो, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर लो 3.14 को, ये आ जाएगा थीटा इंटू 6.28 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 48 इज इक्वल टू 73.12। अब आप क्या करोगे? 6.28 थीटा डिवाइड बाय 15 किसके बराबर आ गया? 73.12 माइनस 48। कैलकुलेट करो जल्दी से फास्ट। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो ऑनलाइन कमेंट करेंगे क्या आंसर आ रहा है। ये आएगा 25.12, यानी कि 6.28 थीटा किसके बराबर आ गया? 25.12 इंटू 15। ये बेटा 6.28 थीटा किसके बराबर बचा? 376.8। थीटा किसके बराबर बचा?
376.8 डिवाइड बाय 6.28, आंसर आ जाता है अप्रोक्स 60 डिग्री। आपका आंसर 59 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, आप उसको अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री मान लोगे। समझ आई बच्चा आप सबको? हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको यहां पे एक स्टेप और किया जा सकता था, मैंने नहीं किया। आप शायद यहां पे ऐसे कर सकते थे, आप 24 बाहर कॉमन ले लो, 24 बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर रह जाएगा 3.14 थीटा डिवाइड बाय 15 प्लस 2, ये आ गया 73.12 के बराबर, 3.14 थीटा डिवाइड बाय 15 प्लस, जिसके नीचे कोई नहीं होता 1 होता है, 15 2 30 बाय 15, किसके बराबर आ गया 73.12 डिवाइड बाय 24। मैं आपको कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, कि आप किसी भी तरीके से आंसर करो, आंसर आपका सही आ ही जाएगा। 3.04 ये हो गया बच्चा 3.14 थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 3.04 इंटू 15, ये आ गया आपका 45.6। 3.14 थीटा किसके बराबर आ गया 45.6 माइनस 30 यानी कि 15.6। ये आपकी थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। बच्चा हमसे यहां गलती हुई, यहां पे नीचे 15 नहीं था, यहां पे 180 था, सॉरी बच्चा, यहां पे 180 था। आप नहीं तो छोड़ो, आप इस वाले कैलकुलेशन को छोड़ दो। बच्चा हमने यहां गलती क्या की थी, हमने 15 ले लिया था, मेरा कैलकुलेशन या कटिंग में गलती देख ली करने में, हमारा आंसर 180 था, तो वो ये आपका 73.4, आप 24 कॉमन लेके करोगे 3.04 आएगा। ये आ गया आपका 3.14 थीटा 187.2 के बराबर, थीटा आ गया 187.2 डिवाइड बाय 3.14 यानी कि 59.6, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 60 डिग्री। आपका बच्चा सेंटर मोस्ट एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारा पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था आंसर हो गया। पहला पार्ट यही था कि हमें बताना था थीटा कितना है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ACB, हमें सेगमेंट का एरिया बताना है ACB का, समझे बात? इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह कम है, अब बच्चा हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, हमें सेगमेंट का एरिया बताना है। हमारी सेगमेंट कौन सी है ACB, ठीक है, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था। पहले सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पहले आप सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। एक बात बताना चाहूंगा, बहुत आसान फॉर्मूला, आपसे मैं एक ही बार करूंगा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको खुद ही करना है। अगर बेटा जिस ट्रायंगल के दोनों साइड्स, अगर आप ट्रायंगल, हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के एरिया का, अगर तो हमें हाइट पता हो तब तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसका होता है √3/4 A², A यानी कि साइड। अब बेटा ना तो हमें हाइट पता, ना हमें पक्का पता इक्विलेटरल है। मैंने क्या बताया था, जिस दो साइड तो पकता है 24-24, जिस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी अगर दोनों साइड बराबर है, क्या उसके दोनों एंगल भी बराबर होंगे, हम इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान ले लेते हैं। तो बेटा x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x किसके बराबर हो गया 180 माइनस 60 यानी कि 120, x किसके बराबर हो गया 60। और जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 यानी बराबर आ जाए, वो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिर उसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, √3/4 A², √3/4 साइड हो गई 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24। बेटा 24 को 4 से काटोगे आएगा 6। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है √3 की वैल्यू लेनी है 1.73, ठीक है। उसके बाद आप 6 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 144। आप 144 को 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 249.12।
यहां तक सबको समझ आया बेटा? किसी को कोई डाउट? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 14 नंबर के कुछ क्वेश्चन आने ही आने, ये भी मेरे से कुछ देख लो बच्चा। ये चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपका एरिया पेरीमीटर का कोई सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के कोई ना कोई थीटा बाय 360 का क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका क्या था? थीटा बाय 360। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, थीटा है 60 डिग्री, 60 बाय 360 इंटू 3.14 इंटू 24 इंटू 24। बेटा 60 से काटा बच गया 1/6, 6 से काटा बच गया 4। आप बेटा अगर 3.14 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 75.36। उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, आपका आंसर आ गया 301.44। बस आपको क्या करना है? 301.144 में से माइनस कर देना है 249.12। ये आ गया आपका 52.32। यस, हमारा बुक में भी यही आंसर है। इसका मतलब हमारा आंसर बुक से बिल्कुल मैच खाता है। अब मैंने बार बार एक ही बात बताई है, जो बच्चा यहां पे क्वेश्चन छोड़ेगा उसको 3-4 नंबर के क्वेश्चन में 3 मिलेंगे, 3 नंबर वाले में 2 मिलेंगे। कहां गलती की है? यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या बोला है? सर्कल का रेडियस कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो आंसर में भी आप क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। एरिया में क्या लग जाता है? स्क्वायर। वॉल्यूम में क्या लगता है? क्यूब। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आई होप करता हूं सबको समझ आ गया होगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हम बेटा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग। बेटा एक बिल्डिंग है जो 9 मीटर ऊंची है, ऐसे बना लो बिल्डिंग। बेटा बार बार कह रहा हूं, स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। बेटा साइड में एक टावर लग रहा है, इसको ऊपर खड़ के देखा बिल्डिंग के, तो ये जो एंगल आया ये कितना आया? 60 डिग्री आया। आगे क्या कह रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अगर इसके पैरागन नहीं देखा तो ये एंगल कितना आया? 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर। एक तो हमें हाइट बतानी है टावर की और डिस्टेंस बताना है बिल्डिंग के और टावर के बीच में। क्वेश्चन में यह भी दिया है कि √3 को किसके बराबर लेना है? 1.732। बेटा हम सपोज कर लेते हैं, इसको इसका नामकरण कर लेते हैं A B C D E। बेटा अगर ये 9 हुआ तो ये भी 9 हुआ, सही कह रहा हूं? ये डिस्टेंस को h मान लेते हैं। बेटा बहुत आसान है, अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये भी कितना हुआ? क्यों हुआ? तुम्हारी मर्जी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया सुन के आंसर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि EB और CA पैरेलल होगी। ठीक है, बस अब तो जिसको ये आता है वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। मैंने क्या बताया, जिसने डायग्राम बना लिया उसके 4 नंबर का क्वेश्चन फ्री में उसके नंबर मिल गए। दो वैल्यूज निकालनी है, एक निकालना है tan 45, एक निकालना है tan 60। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। बेटा tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर यहां ये है tan 45 तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 9। हम बेस को मान लेते हैं बेटा x, तो x किसके बराबर आ गया? 9। फिर वही बात, 9 के बाद यूनिट जरूर लिखो। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये है tan 60। परपेंडिकुलर कितना हो गया? h। बेस अगर ये x है तो बेटा ये भी तो x हुआ। ठीक है, तो और हमने क्या कहा? h किसके बराबर हो गया? √3x। x किसके बराबर है? 9 के बराबर है, तो ये हो गया 9√3। तो बेटा 9 की को मल्टीप्लाई कर लो 1.732। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है तो डैट मीन्स आपको वही वैल्यू लेनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप 1.7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं 1.732 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 15.58। ठीक है, अगर मैं 1.7 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर आता 15.3। फर्क आ जाता है बेटा 0.28 का। 0.28 बहुत एक अच्छा खासी वैल्यू होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर।
अब जो बच्चा यहाँ पे आंसर करके छोड़ देगा, मैं फिर वही बात बताई है, उसको नंबर कट देंगे। क्वेश्चन को पढ़ा करो ध्यान से, क्वेश्चन ही मेन है किसी भी चीज का, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कोई मुझे बताओ टावर की हाइट कितनी हुई? टावर की हाइट हुई h प्लस 9। h कितना आ गया? 15.58 प्लस 9, ये हो गया 24.58 मीटर। अगला क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। लिख दो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितना हो गया? x यानी कि 9 मीटर। जो बच्चा यहां तक करेगा उसे मिलेंगे पूरे 4 नंबर। सॉरी बच्चा, ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसे मिलेंगे पूरे 5 नंबर। चलो ऐसी छोटी मोटी हंसी मजाक चलते रहते हैं, इसी माने आप बच्चों का भी डिप्रेशन वगैरह दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर, बेटा ये क्वेश्चन अगर होप करता हूं सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। हमारे इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। बेटा समुद्र वगैरह में होता है ना लाइट हाउस, मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बेटा लाइट हाउस होता है ना समुद्र में ऐसा, ये ऐसे लाइट मार रहा होता है हर जगह। अब बेटा आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का शायद। बेटा एक लाइट हाउस है, अभी जो था बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हो, इससे अच्छी बात नहीं है। तो बेटा ये कह रहा है बिल्डिंग की हाइट है 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बेटा दो शिप्स हैं, ये है शिप 1, ये है शिप 2। बेटा बच्चे यही नहीं समझ पाते कि कौन सा 30 कौन सा 40। यार सिंपल सी बात है, 30 बड़ा होता है कि 45 बड़ा होता है? इसमें बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है? पास वाला 45 हुआ, दूर वाला 30 हुआ, इसमें क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर। हाइट बतानी है आपको। सॉरी मैं नीचे वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को मिक्स कर गया बेटा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है? हमें ये x डिस्टेंस बताना है बेटा। हम इसको चलो y मान लेते हैं, कुछ नहीं है बेटा, जिसका फिगर बन गया उसका क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन बनाओ, एक बनाओ tan 45, एक बनाओ tan 30। सॉरी मैंने पोस्ट किया था, किसी का फोन आ गया था। tan 45 किसके बराबर, tan की वैल्यू किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 में परपेंडिकुलर क्या हो गया? 75, बेस हो गया y। tan 30 में परपेंडिकुलर क्या हो गया? 75, बेस क्या हो गया? y प्लस x। tan 45 1 के बराबर होता है 75 बाय y। 75 किसके बराबर हो गया? y के। बच्चा आपका y किसके बराबर आ गया? 75 के। तो बेटा tan 30 किसके बराबर होता है? 1 बाय रूट 3। तो 75 बाय 75 प्लस x। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 75 प्लस x किसके बराबर बचा? 75 रूट 3 के। x किसके बराबर बचा? 75 रूट 3 माइनस 75। बेटा 75 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू बोली गई है 1.732। ठीक है, तो 75 इंटू 1.732 माइनस 1 किसके बराबर बचा? 75 इंटू 0.732। अब बच्चा जब आप 75 को 0.732 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 54.9 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू जाननी थी, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 54.9 मीटर। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करें, हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए आप 10 स्मार्ट लर्निंग हब पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम।